Hello students, welcome to NEET Trishul PYQ series. Today our topic is basic principles and techniques in organic chemistry. My name is Kiran, so we are going to start the topic now. See, first question, the number of sigma and pi bonds in pent2ene 4-ine is. So here, how many sigma bonds and pi bonds are there? Asking. So first of all, we'll see the structure. Structure देखेंगे पहले. Pent 2ene 4-ine. So pent बोला तो कितना कार्बन से? Pent बोला तो 5 कार्बन से. 5 कार्बन लिया है. 2ene बोला तो सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड लिखना. 2ene 4-ine फोर्थ पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड. 1 2 नंबरिंग दे दो. 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन में आइन. ठीक है ना. बाकी हर कार्बन हमको पता है 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेगा. बाकी हाइड्रोजन के साथ बैलेंस करेंगे. 1 2 3 सो हियर हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड्स कितना है देखो. यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड्स 3 है. सो एक ही ऑप्शन में पाई बॉन्ड्स 3. और सिग्मा बॉन्ड्स भी देखेंगे. कितना सिग्मा बॉन्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 sigma bonds and 3 pi bonds are present in pent2ene 4-ine. Next question देखेंगे. Which of the following molecules represents the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from लेफ्ट टू राइट. सो लेफ्ट से राइट किसमें ये हाइब्रिडाइजेशन है हमको पूछा है. देखो पहले ये बताने के लिए हमको ये आइडिया होना चाहिए. इन जनरली हर कार्बन कितना बॉन्ड्स फॉर्म करेगा? कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है. एक पॉइंट याद रखना, कार्बन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म किया है. कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3. कार्बन एक पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, हाइब्रिडाइजेशन sp2. कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स फॉर्म किया था, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp. अभी इसे देखेंगे. हमको पूछा क्या है? sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. देखो इस मॉलिक्यूल ऑप्शन बी में देखो एक पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या है? sp2. यहां भी एक पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या है? sp2. यहां देखो इस कार्बन को 2 पाई बॉन्ड्स है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp. इस कार्बन को भी 2 पाई बॉन्ड्स है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp. देखो sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा. नाउ द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2 C3 C5 एंड C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन. हम देखो हमको C2 बोला है. देखो सेकंड कार्बन को 2 पाई बॉन्ड से हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp. क्योंकि हाइब्रिडेशन बोला तो एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन स्टीरिक नंबर एक फार्मूला होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स लोकलाइज्ड. अगर कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म किया तो लोन पेयर नहीं होगा. सो कितना सिग्मा बॉन्ड से है देखो. अगर इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड्स कितना है? 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड्स. 2 सिग्मा बॉन्ड्स बोला तो स्टीरिक नंबर क्या होगा? 2. अगर स्टीरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp. स्टीरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2. स्टीरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3. सो इसमें C2 कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp. नाउ C3 कार्बन का हाइब्रिडेशन, C3 कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ना. सो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3. देखो 4 सिग्मा बॉन्ड से, 1 2 3, एक हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड्स. इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3. उसके बाद क्या है? C2 पूछा, C3 पूछा, C5. देखो C5 में एक पाई बॉन्ड रहा तो sp2 या 3 सिग्मा बॉन्ड्स रहा तो भी sp2. कौन सा भी आप सिंपल वे में याद रखो. इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 है. ये क्या है? sp3. ये क्या है? sp. और क्या पूछा? C2 C3 C5 एंड C6. C6 को देखो 4 सिग्मा बॉन्ड से, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3. सो हमको क्या है? sp sp3 sp2 sp3 किस में है? ऑप्शन डी. ठीक है ना. नेक्स्ट, इन द हाइड्रोकार्बन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसमें क्या है?
द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1, 3 and 5 आर इन द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट कार्बन में मैंने बोला था ना, दो पाई बॉन्ड्स बोला था, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। नाउ थर्ड कार्बन है, पाई बॉन्ड्स नहीं है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, अभी बोला था स्टीरिक नंबर 4 है, हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। नेक्स्ट फिफ्थ C5 में एक पाई बॉन्ड है sp2, ऐसे भी याद रखो, नहीं है तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बोलो तो स्टीरिक नंबर 3 होगा, हाइब्रिडेशन sp1 p2। अभी हमको क्या होगा, C1 C3 C5 का sp sp3 sp2 sp3 sp2 किस में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट द नंबर ऑफ sigma bonds, pi bonds and lone pair of electrons in pyridine are respectively। देखो पहले pyridine अगर हमने स्ट्रक्चर देखा तो ये होता है pyridine का स्ट्रक्चर, हर कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करना है, हर कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करना है, कार्बन को 3 बॉन्ड्स दिखा है, यहां फोर्थ बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन। हमको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना है, देखो 5 हाइड्रोजन के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड्स, और यहां एक सिग्मा 6 7 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड्स है, सो ये दोनों में एक होगा। उसके बाद पाई बॉन्ड्स कितना है, 3 पाई बॉन्ड्स 11 सिग्मा बॉन्ड्स 3 पाई बॉन्ड्स, एक लोन पेयर, सो क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके 11 सिग्मा बॉन्ड्स 3 पाई बॉन्ड्स एंड एक लोन पेयर। नेक्स्ट द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो अगर पहले इस मॉलिक्यूल में देखा तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 कार्बन्स है, ठीक है ना। यहां से भी दिया तो 1 2 3 4, यहां से अगर हमने नंबरिंग दिया तो 1 2 3 4th नंबर में वो है चाहता है, यहां से नंबरिंग दिया तो 3rd नंबर में वो है चाहता। हमको हमेशा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, लोएस्ट नंबर होना चाहिए। सो हमको क्या होगा, यह टोटल कार्बन कितना है, 6, सो हेक्सेनोल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेक्सेनोल। लेकिन यहां ब्रोमीन है, यहां मिथाइल है, ये क्या है, मिथाइल है, यहां क्लोरीन है। इन तीनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको नेमिंग देना है। पहले क्या होगा, ब्रोमो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल, क्या होता है, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल। देखो द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। डेक बोलो तो कितना कार्बन से, 10 कार्बन से, डेक बोला तो कितना कार्बन से, 10 कार्बन से। हमको बोला है 4 इन, 4th पोजीशन में डबल बॉन्ड है, 2,6 डाइमिथाइल सेकंड पोजीशन में, और 6th पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप्स। देखो नंबरिंग अगर मान लो इस मॉलिक्यूल का पहले चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन से डेक। 4 इन 1 2 3 4th पोजीशन में डबल बॉन्ड है, वो भी सही है। 2,6 डाइमिथाइल, सेकंड पोजीशन में एक मिथाइल है, 6th पोजीशन में एक मिथाइल, तो कंपाउंड क्या होगा, 2,6 डाइमिथाइल डेक, टोटल 10 कार्बन से डेक, 4 इन 4th पोजीशन में डबल बॉन्ड, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। देखो अगर हमने लिया है आइसोब्यूटेन, क्या लिया है, आइसोब्यूटेन क्या होता है, CH3 हाइड्रोजन, ये क्या है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटाइल बोला तो ये CH3 को डिस्टर्ब करना नहीं है, लास्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन कम करो, उसको क्या होता है, वो आइसोब्यूटाइल, क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। बोला तो हम यहां से हाइड्रोजन कम करो, CH3 ये डिस्टर्ब मत करो, ये लास्ट कार्बन के हाइड्रोजन कम करो, ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। कभी आइसो अल्काइल कहा तो वहां क्या होना है, CH3 ट्वाइस तो होना चाहिए, CH3 ट्वाइस होना चाहिए। उसके बाद लकीली यहाँ एक ही कार्बन, वहां 2 कार्बन रहा तो भी लास्ट कार्बन को, हाइड्रोजन को हमको कम करना है। सो इसमें कौन है, आइसोब्यूटाइल,
CH3 ट्वाइस CH2, ये होगा आइसोब्यूटाइल। ये क्या होता है? टर्शियरी ब्यूटाइल। ये क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। हमको पूछा क्या है? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड whose name is 3-ethyl 2-hydroxy 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl हेक्स 3-ene 5-ine ओइक एसिड। टोटल कितना कार्बन से? 6 कार्बन से। इसमें 3-ethyl बोला, क्या बोला है? थर्ड पोजीशन में इथाइल है, सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी। थर्ड पोजीशन में इथाइल है, सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी है। डबल बॉन्ड कौन सा पोजीशन में? इन थर्ड पोजीशन में। देखो मान लो मैंने इस मॉलिक्यूल रैंडमली हर मॉलिक्यूल देख के हमको ट्राई करना है। मान लो इस मॉलिक्यूल लिया है 1 2 3 4 5 6। देखो इस मॉलिक्यूल में 3-ethyl, थर्ड में इथाइल है कि नहीं? CH2 CH3 3-ethyl 2-hydroxy, सेकंड में हाइड्रोक्सी है 2-hydroxy 4-methyl, फोर्थ में मिथाइल हेक्स, टोटल कार्बन कितना है? 6 हेक्स 3-ene, थर्ड पोजीशन में डबल बॉन्ड है। 5-ine, फिफ्थ पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है। ओइक एसिड क्या है? ओइक एसिड। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC। देखो अगर पहले कंपाउंड लिया है, कभी भी अगर ऑप्शन ये ऑब्जर्व किया तो ऑप्शन ए में डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन है, लेकिन ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो कभी भी मॉलिक्यूल का अंदर ओके मेन फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, अगर वो नहीं है तो हमको प्रायोरिटी किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को नेक्स्ट प्रायोरिटी देना है। किसको देना है? मल्टीपल बॉन्ड को नेक्स्ट प्रायोरिटी देना है। सो हमको नंबरिंग यहां से देना है 1 2 3। ये क्या होना चाहिए? 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 ब्रोमो 1 प्रोपीन या प्रोप 1-ene, कौन से भी लिख सकते हैं। 3 ब्रोमो प्रोप 1-ene होना चाहिए। लेकिन यहां क्या है? 1 ब्रोमो 2 प्रोपीन दिया। सो दिस इज द करेक्ट, दिस इज द रॉन्ग। ओके अकॉर्डिंग टू IUPAC। सो ऑप्शन क्या हमको? ऑप्शन ये होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? कौन नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC? ऑप्शन यही, नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC। सो आंसर क्या होना चाहिए? ये। नेक्स्ट, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। देखो इस मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करो। इस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड छोड़ के बाकी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में लेके मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। सो मल्टीपल बॉन्ड को पेरेंट चेन में बोला तो ए से लो या ए से लो, ठीक है ना। अगर मैंने ए से लिया तो पूरा एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने ए से लिया तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है। हमको पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम रहा तो हमको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होना चाहिए। क्या ज्यादा होना चाहिए? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होना चाहिए। सो हमको नंबरिंग यहां से देना है 1 2 3 4 5 6 4 5 6, कैसे भी दो एक ही है। अभी देखो फोर्थ पोजीशन में इथाइल है, थर्ड पोजीशन में प्रोपाइल है। सो अल्फाबेटिकली पहले ई आएगा, सो इथाइल। सो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1-ene। क्या होगा आंसर? विल बी ऑप्शन ए। देखो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1-ene। नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ अ कंपाउंड हैविंग फार्मूला C ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। देखो कभी भी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों का पोजीशन सेम है बोला तो एक टर्मिनल से ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 है और एक टर्मिनल से डबल बॉन्ड नंबर 1 है, उसी समय हमको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। किससे? ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है ना। सो नंबरिंग कहां से देना है हमको? डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी देना। देखो 1 2 3 4। फिर से बता रहा हूं, अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है, मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड,
बोथ आर एट सेम पोजीशन फ्रॉम ऑपोजिट साइड, उसी समय हमको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर दोनों सेम पोजीशन में नहीं है, जो लोएस्ट नंबर में उसको हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। कभी भी नेम प्रायोरिटी किसी को भी दो, नाम देने के टाइम पहले इन लिखो उसके बाद आइन लिखो, पहले इन लिखना है उसके बाद आइन लिखना है। सो इसमें ऑब्जर्व किया तो टोटल कितना कार्बन से, 4 कार्बन से ब्यूट है ना, पहले इन लिखना उसके बाद आइन लिखना है। सो क्या होगा, ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, कौन से भी चलता है, ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन एंड 3 आइन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। टोटल 4 कार्बन से 1 ब्यूटीन 3 आइन, 1 ब्यूटीन 3 आइन। नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, देखो ये COCl एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का IUPAC नेम होता है नॉर्मली अल्केनोइल हैलाइड। क्या होगा, अल्केनोइल हैलाइड। सो इस मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किया तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नाउ इस मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किया तो कार्बन कितना है, 5 कार्बन से पेरेंट चेन में। IUPAC नेम क्या होता है, अल्केनोइल हैलाइड, अल्केनोइल हैलाइड। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, सेकंड पोजीशन में एक मिथाइल है, थर्ड पोजीशन में एक मिथाइल है। सो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइल क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड, अल्केनोइल हैलाइड, पेंटेनोइल क्लोराइड। नेक्स्ट, name of some compounds are given, which one is not in IUPAC system, इसमें कौन IUPAC सिस्टम में नहीं है। देखो बोले तो विच इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग। अगर हमने इस मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल ऑब्जर्व किया तो हमको 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन पेरेंट चेन। मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया तो पहले सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर में है, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर में है। कभी भी नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में सेम रहा तो हमको जो भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर में आना चाहिए। अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर में, 3 नंबर में, यहां से स्टार्ट किया तो सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर में। सो हमको प्रायोरिटी यहां से नंबरिंग देना पड़ेगा। देने के बाद थर्ड में मिथाइल है, 4 में इथाइल है, लेकिन नाम देने के टाइम अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको नाम देना है। तो ये क्या है, मिथाइल है, ये इथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल। सो पहले क्या लिखना था, 4 इथाइल 3 मिथाइल लिखना है। क्या लिखना है, 4 इथाइल 3 मिथाइल। लेकिन लिखा क्या यहां देखो, 3 मिथाइल 4 इथाइल लिखा है, गलत है। क्योंकि लिखना कैसा है, पहले 4 इथाइल 3 मिथाइल, नंबरिंग 4 है, फिर भी लिखने के टाइम अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसी को लिखना है। तो आंसर कौन गलत है, पहले वाला ही गलत है। कौन गलत है, पहले वाला ही गलत है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द कंपाउंड इज गिवन बिलो इज, इसमें कंपाउंड का नेम पहले क्या करना है, कहीं भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन लेना है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है। इसमें थर्ड पोजीशन में मिथाइल है, फोर्थ पोजीशन में इथाइल है, थर्ड पोजीशन में मिथाइल, फोर्थ पोजीशन में इथाइल। अल्फाबेटिकली पहले किसको नाम देना है, इथाइल। सो क्या होगा इसका नाम, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। कितना कार्बन से, 8 कार्बन से ना, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज, इसका IUPAC नेम क्या है। देखो टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। मैंने बोला था एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों टर्मिनल पोजीशन में, दोनों सिमिलर पोजीशन में, तब किसको प्रायोरिटी देना है, नंबरिंग देना में डबल बॉन्ड को। सो 1 2 3 4 5 6 हेक्स। मैंने बोला था लिखने के टाइम पहले इनको लिखो उसके बाद आइन को लिखो, हेक्स 1 इन 5 आइन। हेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं, 1 हेक्सीन भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन। सो 1 हेक्सीन 5 आइन, क्या होगा, 1 हेक्सीन 5 आइन। लिखने के टाइम पहले इन लिखो उसके बाद आइन लिखो। नेक्स्ट,
विच द इनकरेक्ट IUPAC नेम इज, इसमें कौन इनकरेक्ट IUPAC नेम, देखो जब भी इस कंपाउंड को लिया तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। जब भी पेरेंट चेन फिक्स करने के बाद फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट नंबर आना चाहिए। मैंने यहां से स्टार्ट किया तो ये 3 नंबर में आएगा, लेकिन यहां से स्टार्ट किया तो ये 2 नंबर में आएगा। हमेशा फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर होना चाहिए। सो 1 2 3 4, इसका नाम क्या होना चाहिए, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 होना चाहिए। लेकिन दिया क्या है, 2 मिथाइल 3 ब्यूटेनोन दिया है। सो ये पोजीशन चेंज हो गया तो गलत है। हमको पूछा गलत है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ओके होगा। नेक्स्ट, द कंपाउंड विच शोस मेटामेरिज्म, कौन मेटामेरिज्म शो करेगा। देखो मेटामेरिज्म शो करने के लिए फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के अंदर हेटेरो एटम्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ऐसे रहना है। दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। और इफ देयर एनी चेंज इन द नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन आइदर साइड, if there any change in that nature of alkyl group on either side, then it will show metamerism। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखना। अभी C4H10O लिया है, C4H10O में ये ईथर है CH3CH2O, CH2CH3। देखो ईथर में मेटामेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। अब ये 4 कार्बन से मैंने क्या करता हूं, एक मिथाइल को यहां से उधर लगा दो, तब क्या बन जाता है, CH3O CH2CH3। देखो फंक्शनल ग्रुप के अंदर हेटेरो एटम है, दोनों साइड कार्बन है, दोनों साइड कार्बन है। मेटामर कब कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम है, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप चेंज होना या नंबर ऑफ कार्बन चेंज होना है। यहाँ 2 2, यहाँ 1 3, एनी वन साइड नंबर ऑफ कार्बन में चेंजेस है, तब ये क्या हो गया, ये दोनों मेटामर्स। तो क्या शो करेगा, C4H10O। ये तो शो नहीं करता है, ये 3 कार्बन से भी शो नहीं करेगा, 3 कार्बन का ईथर ये भी शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द गिवन मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। देखो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए जो भी कीटोफॉर्म्स दिया है, कीटोफॉर्म में अल्फा पोजीशन में sp3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा पोजीशन में sp3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन वो कार्बन ब्रिड्जड कार्बन नहीं होना चाहिए। देखो ये ब्रिड्जड कार्बन है, लेकिन वो हाइड्रोजन की वजह से टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है। यहाँ जो हाइड्रोजन से ना, ये हाइड्रोजन की वजह से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन यहाँ देखो ब्रिड्जड कार्बन में हाइड्रोजन है, लेकिन ब्रिड्जड कार्बन में हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है, क्योंकि ये टॉटोमेरिज्म शो किया तो ब्रिड्जड कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है। ब्रिड्जड कार्बन पे प्लेनारिटी इज लीस्ट स्टेबल। इधर भी देखो ब्रिड्जड कार्बन पे हाइड्रोजन है, इधर क्या ये टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व किया तो ब्रिड्जड कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज लीस्ट स्टेबल। तो कौन शो करता है, ओनली कंपाउंड 3 विल शो टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट, which one of the following pairs represents stereoisomers। देखो stereoisomers, जब भी हमने stereoisomers बोला तो molecules having same molecular formula, same structural formula, but differ in their 3-dimensional arrangement, spatial arrangement में difference है, तब उसको क्या कहते हैं, stereoisomers। stereoisomers will be optical plus geometrical। optical को भी stereoisomers कहता है, geometrical को भी stereoisomers कहता है, ठीक है ना। सो ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल किस में है, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, क्योंकि स्ट्रक्चरल नहीं आता है, रोटेशनल नहीं है, तो कन्फर्मेशनल में आता है, लिंकेज नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। हाउ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द डाइफेनाइल मीथेन इज C13H12। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, विच वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। देखो इस मॉलिक्यूल अगर हमने लिया है, हम हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन रखने के बाद कितना आइसोमर्स बनेगा। देखो पहले इस कार्बन पे एक क्लोरीन लगा दो, यहां एक क्लोरीन लगा दो, लगाया है ना। उसके बाद यहां हाइड्रोजन है ही नहीं, छोड़ दो।
यहां हाइड्रोजन है, यहां एक, यहां एक, यहां एक, 3 होगा देखो, CH2, यहां ऑर्थो पोजिशन में एक है, सेम मेटा पोजिशन में एक है, सेम एक पैरा पोजिशन में 1, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर 3 क्लोरीन लगा सकते हैं, इधर एक क्लोरीन लगा दे, टोटल कितना है, हमको 4 आइसोमर्स बनता है। कितना बनेगा, 4 आइसोमर्स बनेगा। ये टेरिशरी ब्यूटाइल कार्बोकैटियन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटियन बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो टेरिशरी ब्यूटाइल कार्बोकैटियन बोला तो CH3 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 प्लस, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटियन, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला तो CH3 CH प्लस CH2 CH3। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटियन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटियन। जब भी हमने यहां लिया है मेन यहां स्टेबिलिटी किसके वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। देखो कभी भी कार्बोकैटियन का स्टेबिलिटी बात किया तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटियन पहले क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस, उसके बाद क्या चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद क्या चेक करेंगे, प्लस है या रेजोनेंस है ही नहीं, नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। कितना अल्फा हाइड्रोजन से, 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन से, 5 अल्फा हाइड्रोजन। सो कौन ज्यादा, 9 अल्फा हाइड्रोजन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी सेम है तब देखेंगे आई। तो यहाँ कौन किसके वजह से हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन का वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटियन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल। देखो अगर हमने बेंजीन, ओके नाइट्रोबेंजीन लिया, क्या लिया है, नाइट्रोबेंजीन में, कहा नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप क्या है, -M ग्रुप। ये -M ग्रुप होने के वजह से कौन सा भी इलेक्ट्रोफाइल लाइक Y+ इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन में अटैक करेगा, क्योंकि NO2 will decreases electron density at ortho and para position, it will not affect that electron density at meta, इसीलिए Y+ which will attract that electrons it will attack at meta position। कहा यहाँ Y मेटा में है, ऑप्शन C में Y मेटा में है, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। देखो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, दे मे बी ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स विच विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स कैन either be neutral or positively charged species and can form bond by accepting pair of electrons from nucleophile। so क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। यहां क्या दिया है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज है नहीं है, न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, सिर्फ न्यूट्रल ही होगा ये जरूरी नहीं है। इधर क्या दिया है, इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, ये भी गलत है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। Which of the following statement is not correct for a nucleophile? देखो न्यूक्लियोफाइल बोलो तो इलेक्ट्रॉन रिच, they will give the lone pair, they will act as a Lewis base. Electrophile will accept the electron, will act as a Lewis acid. न्यूक्लियोफाइल Lewis base, इलेक्ट्रोफाइल Lewis acid। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। यहां देखो न्यूक्लियोफाइल इज Lewis acid बोला, गलत है, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, Lewis base। The radical is aromatic because देखो according to Huckel's rule is applicable for monocyclic rings, ठीक है ना। सो ये रिंग है ना, रिंग के अंदर कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एरोमेटिक है। या 6 इलेक्ट्रॉन्स बोलो तो यहाँ हर कार्बन पे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, कितना p ऑर्बिटल्स है, यहाँ का 6 p ऑर्बिटल्स, यहाँ का 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये देखो यहाँ रेडिकल है तो ये रेडिकल क्या करेगा, हर जगह रेडिकल को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये रेडिकल इधर का रेडिकल डबल बॉन्ड बना तो इधर रेडिकल बनता है,
सो यहाँ क्या होगा, यहाँ का ऑर्बिटल, यहाँ का ऑर्बिटल, यहाँ हर p ऑर्बिटल में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से टोटल कितना है 6 p ऑर्बिटल्स एंड 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। इसका वजह से यह एरोमेटिसिटी, इसका वजह से नहीं है। नेक्स्ट, विच वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। कौन है न्यूक्लियोफिलिक? देखो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है, सो वो छोड़ दो। नाउ ये तो एडिशन हो गया है इलेक्ट्रोफिलिक। ये देखो या R माइनस, ये तो न्यूक्लियोफिलिक पूछा क्या है सब्स्टिट्यूशन, ये क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक, वो भी निकाल दो। हमको क्या चाहिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो सब्स्टिट्यूशन बोला तो एक एटम और ए ग्रुप रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और ए ग्रुप, वो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। यहां देखो या Br माइनस रिप्लेस किया है अमोनिया के साथ, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां देखो ये एडिशन है, ये भी नहीं होगा, क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन है? ऑप्शन सी। Which of the following is most reactive towards electrophilic reagent? देखो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जल्दी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखो ये स्ट्रॉन्ग प्लस, ये भी प्लस एम ग्रुप है, ये भी देखो ये भी प्लस एम ग्रुप है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां भी प्लस एम है, मेन प्लस एम, इन तीनों में प्लस एम ग्रुप्स है। इसमें स्ट्रॉन्ग प्लस एम कौन है? वो है स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप, इसीलिए ये क्या करेगा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाता है, जल्दी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑन रिंग। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि वो है द स्ट्रॉन्ग प्लस एम व्हेन कंपेयर्ड विद OCH3 एंड NHCOCH3, इसलिए रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन बढ़ाता है? वो OH बढ़ाता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे जल्दी अटैक करेगा। नेक्स्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज, देखो कार्बेनियन यहां localized, delocalized. If negative charge is changing its position from one atom to another atom, that is okay delocalized. If it is not changing, that is localized. डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव हमेशा लोकलाइज्ड होता है। देखो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव लोकलाइज्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव लोकलाइज्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव लोकलाइज्ड है। ये तो sp3 कार्बन के एटम के ऊपर नेगेटिव क्या होगा? लोकलाइज्ड होगा। सभी लोकलाइज्ड है। अगर सभी लोकलाइज्ड है तो मोर एस कैरेक्टर, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। ये देखो ये sp कार्बन है, ये क्या है sp, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp3 है। किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है? ऑप्शन 1 में। सो ऑप्शन 1 बोलो तो बी एंड सी में दोनों भी 1-1 है। नेक्स्ट, ये भी sp2, ये भी sp2, लेकिन इस sp2 को दोनों साइड sp2 बॉन्ड किया है, ये sp2 को एक साइड sp2, मोर sp2 बोलो तो मोर विथड्रॉइंग, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। अब ये sp2, ये sp3, sp2 के ज्यादा विथड्रॉइंग है sp3 से। सो ऑर्डर क्या होगा? sp ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट, फॉर ICl-Br माइनस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो अगर हमने हाइड्राइड्स लिया है HF, HCl, HBr, HI, देखो ये हाइड्राइड्स इन ए ग्रुप हैलोजन फैमिली, एसिडिक नेचर क्या? ग्रुप टॉप टू बॉटम हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट भी बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है। किसका? हाइड्राइड्स का। सो HF लेस देन, HCl लेस देन, HBr लेस देन, HI। स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक बेस। HF वीक एसिड, इसका कॉन्जुगेट इज HF वीक एसिड, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। ये बेसिसिटी है। ग्रुप इन ए ग्रुप बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो जो बेसिक ऑर्डर क्या वो उल्टा होता है, सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होता है? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, दिस इज द ऑर्डर। I माइनस, सो बोलो तो Cl माइनस लेस देन, Br माइनस लेस देन, I माइनस। इन जनरली more polarizable anions, large size anions are good nucleophiles. More polarizable anions, so more polarizable anion कौन यहाँ? I minus, so that is a good nucleophile. Which amongst the following is the most stable carbocation? मैंने बोला तो जब भी कार्बोकैटायन बोला तो पहले क्या चेक करना है? रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं है, नेक्स्ट क्या चेक करना है?
हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस नहीं तो नेक्स्ट क्या चेक करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन बोलो तो क्या है, कार्बोकैटियन बगल में sp3 कार्बन को कितना अल्फा हाइड्रोजन से चेक करना है। यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 3, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन। या 0 क्यों, कार्बोकैटियन बगल में sp3 कार्बन है ही नहीं। सो कौन मोस्ट स्टेबल है, tertiary butyl carbocation is most stable carbocation. नेक्स्ट, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो हम क्रोमेटोग्राफी में दो प्रिंसिपल होता है, एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज कम्स अंडर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दिस इज concept based partition chromatography. Next, the most suitable method for the separation of 1:1 mixture of orthonitrophenol and paranitrophenol. देखो orthonitrophenol paranitrophenol में orthonitrophenol is steam volatile, अगर steam पास किया तो orthonitrophenol is insoluble in that water, so ये कभी भी immiscible liquids में, एक कॉन्सेप्ट होता है सॉल्यूशन चैप्टर में, immiscible liquids, immiscible liquids में दोनों वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर रहा तो वो दोनों वेपर्स बॉइल हो जाता है, दोनों लिक्विड्स बॉइल हो जाता है। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाटर में इनसॉल्युबल है, इमिसिबल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का प्रेशर और वाटर वेपर का प्रेशर दोनों अगर 1 atm हुआ है, तब क्या होगा, दोनों लिक्विड्स बॉइल हो जाता है। सो बाय दैट मेथड वी कैन सेपरेट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन. By steam distillation. The best method for the separation of naphthalene and benzoic acid, देखो सब्लिमेशन अगर यूज किया तो कौन सा भी एक सब्सटेंस क्या होना चाहिए, सब्लिमेबल होना चाहिए, जो अंडर को सब्लिमेशन सॉलिड टू गैस, लेकिन ये दोनों सब्लिमेशन होता है। लेकिन अगर हमने सॉल्युबिलिटी बात किया तो नैप्थलीन वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में सॉल्युबल है। उस प्रोसेस अप्लाई करके हम दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बाय क्रिस्टलाइजेशन। कैसे, बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन सेपरेट दिस टू, क्योंकि ये कौन है, नैप्थलीन इज वाटर इनसॉल्युबल है। इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलिन द प्रेशर ऑफ द टोलिन इन वेपर इज, मैंने बोला था ना, जब भी स्टीम डिस्टिलेशन में कौन सा भी बोला तो जो कंपाउंड का हम सेपरेट कर रहे हैं वो कंपाउंड का वेपर प्रेशर लो या स्टीम का वेपर प्रेशर लो, वो 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा, वो बॉइल हो जाता है। सो इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टोलिन द प्रेशर ऑफ द टोलिन वेपर क्या होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर से कम होता है। 1 एटमॉस्फेयर कौन होगा, इसका वेपर प्रेशर और स्टीम का वेपर प्रेशर दोनों 1 atm हो गए तो ऑटोमेटिकली लिक्विड बॉइल हो जाता है। सो ये टोलिन का वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इन लैसेंस एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट व्हिच गिव्स ब्लड रेड कलर Fe+3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर भी है नाइट्रोजन भी है, अगर हम Fe+3 के साथ रिएक्ट किया तो हमको ब्लड रेड कलर बनता है। वो ब्लड रेड कलर किसके वजह से बनता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSCN+2. Next, in the Lessans extract, the Lessan extract is boiled with concentrated HNO3 while testing for halogens. By doing so, it, देखो हम जब भी हम हैलोजेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, हैलोजेंस को हम क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करता है लैसेंट सॉल्यूशन को। अगर सिल्वर नाइट्रेट का Ag प्लस क्लोराइड आयन दोनों मिलके AgCl बनता है व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लोराइड आयन नहीं रहता है फिर भी व्हाइट कलर बनता है, किसके वजह से, Na2S AgNO3 के साथ रिएक्ट होके Ag2S वो भी व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट है, NaCN वाटर के साथ रिएक्ट होके NaCN AgNO3 के साथ रिएक्ट होके वो भी AgCN बनता है, बोथ आर व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। सो इन दोनों को क्या करना है, मतलब ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, इंटरफियर करता है टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन के लिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, ये टेस्ट फॉर हैलोजेंस करने के पहले Na2S NaCN को हम
HNO3 से बॉईल करेंगे। जब भी HNO तरीके से हीट किया तो बॉईल किया तो क्या होगा, यहाँ के S-2 एंड H+, H2S गैस बाहर निकलेगा एंड यहाँ के H+ और CN- गैस बाहर निकलेगा। देन these anions will not interfere for the test for halide ions। इसीलिए हम क्या करना है हमको, while testing for halogens, by doing so, ऐसे करने से क्या होगा, decomposes Na2S and NaCN, किसमें, Na2S H2S में जाएगा, NaCN HCN में जाता है। The Gildan method for the estimation of nitrogen can be used to estimate the amount of nitrogen which one of the following compound। देखो जिल्डाल्स मेथड में कौन सा नाइट्रोजन कंपाउंड्स को हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, कौन सा कंपाउंड्स को एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, रिंग जंक्शन के अंदर नाइट्रोजन है, जैसे रिंग जंक्शन के अंदर नाइट्रोजन है जैसे पिरिडीन, नहीं, ये जो कंपाउंड्स को अगर हीट करने के बाद इट विल लीव एज N2 गैस, इसको भी हम ओके एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। नाइट्रो कंपाउंड को भी हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिल्डाल्स मेथड में ये एस्टिमेट करने के लिए अमोनिया में कन्वर्ट होना चाहिए, बट ये अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होगा, ये नाइट्रोजन से हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ऑप्शन सी। 3 पॉइंट्स याद रखना है, जिल्डाल्स मेथड में रिंग जंक्शन के अंदर नाइट्रोजन रहा तो, ये जो कंपाउंड रहा तो, नाइट्रो ग्रुप रहा तो हम जिल्डाल्स मेथड में एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 41, in Gildan's method the estimation of nitrogen present in a soil sample ammonia evolved from 0.75 grams of sample neutralized 10 ml of 1 molar H2SO4। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला है जिल्डाल्स मेथड में, कौन सा मेथड में, जिल्डाल्स मेथड में, ये क्या होगा 1.4 इंटू नॉर्मालिटी, 1.4 इंटू नॉर्मालिटी बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या होगा वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू V in ml। अभी 1.4 इंटू नॉर्मालिटी ऑफ एसिड, मोलारिटी ऑफ H2SO4 दिया, नॉर्मालिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। सो यह नॉर्मालिटी बोला तो क्या है, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी कितना दिया है 1, एन फैक्टर H2SO4 का कितना है 2, सो नॉर्मालिटी कितना था 2 इंटू वॉल्यूम कितना दिया, यहाँ वॉल्यूम कितना दिया है 10 ml दिया है, बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया 0.75। सो दिस इज द फार्मूला फॉर ओके परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन जिल्डाल्स मेथड। सो इसमें क्या है देखो 14 to 28 by 0.75 कितना आता है तुमको 37.33 आता है, कितना आएगा 37.33% आता है।